नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रीम आर्ट में। गाइस, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग इसलिए भी है क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। साथ ही ये जो टॉपिक है उन विद्यार्थियों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी बहुत अनिवार्य है जो लोग भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहते हैं या भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होना चाहते हैं। उनके लिए भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है। साथ ही ये जो टॉपिक है क्लास 11th और क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो गाइज़, मैं आपको इसको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा क्योंकि ये जो टॉपिक है अक्सर विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर वो इस क्वेश्चनों को जो है रट लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ समय बाद वो इनको भूल जाते हैं और साथ ही विस्तार पूर्वक वो जानते भी नहीं हैं कि क्या चीज़ें ये होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाऊंगा बेसिकली प्रस्तावना क्या है, क्या सब चीज़ें हैं इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, या फिर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर प्रस्तावना चीज़ है क्या। तो सबसे पहले प्रस्तावना को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं बताऊं आपको, प्रस्तावना बेसिकली जो सबसे पहले यूज़ किया गया, आप सभी को पता है, एक भाषा है जिसका नाम है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के अंदर सबसे पहले प्रस्तावना को यूज़ किया गया या प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन लैटिन भाषा में प्रस्तावना को प्रेम्बलस नाम से यूज़ किया गया। अब प्रेम्बलस का अर्थ क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। प्रेम्बलस का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी दस्तावेज को पेश करना। और पेश करने से पहले एक तरीके से देखा होगा कि हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका मॉडल बना लेते हैं ताकि हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं या वो कैसा दिखेगा बनने के बाद हम उससे अनुमान लगा सकें। तो ऐसा ही कुछ जो है लैटिन भाषा के अंदर प्रेम्बलस का अर्थ है, यानी किसी भी वस्तु का या किसी भी संविधान का, दस्तावेज का एक तरीके से प्रारूप, तो वो प्रस्तावना कहलाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान जब बना था तो हमारे संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, यानी इतना बड़ा संविधान है हमारा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधानों में से एक है। क्या? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और मात्र हम अपने संविधान को ना समझ करके अगर हम केवल प्रस्तावना को भी ध्यान से पढ़ें तो हम अपने पूरे संविधान की विशेषताओं को प्रस्तावना से ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार की प्रस्तावना के अंदर हमारे संविधान की व्याख्या की गई है। अर्थात पूरे संविधान को संक्षिप्त रूप में पेश कर दिया गया है। जैसे मॉडल को पेश कर देते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले कि इस प्रकार की बिल्डिंग बनने वाली है, तो हमारे प्रस्तावना से ही हम पूरे संविधान को समझ सकते हैं। और प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, सब कुछ पता है हमारे प्रस्तावना में, सब लिखा हुआ है। यानी नागरिक हमारे कौन कौन से अधिकारों का यूज़ करेंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का यूज़ करेंगे, हमारा संविधान किस प्रक्रिया के माध्यम से चलता है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, संप्रभुता है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इस पूरे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है वो भी बताया गया है कि हमारी संविधान की पूरी शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है। तो यानी हम जो चीज़ संविधान के अंदर 395 अनुच्छेदों को जान करके जानने वाले हैं वो हम मोटे तौर पर मात्र प्रस्तावना को पढ़ करके समझ सकते हैं। तो गाइज, आप समझ सकते हो प्रस्तावना भारत की कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है समझना इसको। तो गाइज, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रस्तावना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं जिनका संबंध प्रस्तावना से, जिसका संबंध हमारी संविधान सभा से और पूरे संविधान से, साथ ही हम जो है पूरे के पूरे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी से रिलेटेड टॉपिक लाते हैं ताकि आपको सही समय पर वो मिलते रहें। तो गाइज, आपको मैं बता रहा था प्रस्तावना के बारे में। तो आप सभी को पता है प्रस्तावना बेसिकली भाग किसका है? संविधान का। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर सबसे पहले भारत की संविधान सभा का, साथ ही संविधान निर्माण की जो मांग की थी
वो हमारे बहुत ही महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने, जो हमारे एक महान क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने 1895 में भारत के लिए संविधान सभा की और संविधान निर्माण की मांग की थी। और ये मांग किसके माध्यम से की गई थी? तो उन्होंने ये मांग की थी स्वराज विधेयक के माध्यम से। गाइस याद रखना, स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले भारत की जो है संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की गई थी। अब मैं आपको और आगे की बात बताता हूँ। तो गाइस आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु जो है हमारे देश के अंदर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करवाने आया था, और संविधान का निर्माण करवाने के लिए आप सभी को पता है कि उसने हमारे देश के अंदर संविधान सभा का गठन किया था। और संविधान सभा का जब गठन किया उन्होंने 6 दिसंबर 1946 को हमारे देश के अंदर संविधान सभा का गठन करा दिया। गाइस आपने अभी तक हमारी संविधान सभा वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके आप संविधान सभा वाली वीडियो भी जरूर देखें, ताकि आप और अधिक जान पाएँ कि भारत में संविधान सभा का काम क्या था, क्या स्वरूप था उसका। तो गाइज मैंने जैसे बताया कि जब सब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए, साथ ही अंतरिम सरकार का निर्माण करवाने के लिए उन्होंने संविधान सभा का गठन करा दिया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो गाइज आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन के माध्यम से, तो जिसका काम था भारतीयों का संविधान बनाना, उसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। तो उसमें क्या हुआ, उसमें नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, यानी जो संविधान सभा जिसका काम था भारत का संविधान बनाना, उसके सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए गाइस मैं आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बता देता हूँ कि जब कभी भी हम कोई भी दुनिया के अंदर कुछ भी काम करते हैं, हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर एक काम का, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जानना चाहते हो भारतीय संविधान के बारे में, या कैबिनेट मिशन के बारे में, या ऐसे ही किसी भी टॉपिक के बारे में। हम कोई भी काम करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है ताकि हम जी सकें। तो ऐसे ही नेहरू जी ने हमारे संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब वो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? नेहरू जी की सोच थी कि हम इस संविधान से क्या चाहते हैं, हम इस संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते थे संविधान से अपने, तो उसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। और आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की बाद में चल करके प्रस्तावना बनी। यानी बेसिकली जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, वही आगे जा करके कब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे गाइज, वही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिए गए। और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्तावों को 26 नवंबर को स्वीकार कर लिया गया पूरे रूप से। तो यानी 22 जनवरी को क्या किया गया, 22 जनवरी इसको पेश कर दिए गए प्रस्तावना के रूप में, और नवंबर 26 को 1949 में उसको स्वीकार भी कर लिया गया। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से 13 दिसंबर 1946 से चली बात, फिर वो 22 जनवरी 1947 को पहुंची। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में पेश किए गए, और जिसको 49 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये था पूरा का पूरा प्रस्तावना कहाँ से उठी और कैसे आई। और आगे की बात जानते हैं हम प्रस्तावना के बारे में, और है क्या प्रस्तावना। देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो प्रस्तावना है, ऐसा नहीं है कि हमने ही सबसे पहले यूज़ की है। सबसे पहले प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। यानी अमेरिका के संविधान से हमने उसका स्वरूप लिया है। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में यूज़ हुई है। आपने सुना होगा वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसा कुछ वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर सबसे पहले जो है अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का यूज़ किया गया, जहाँ से हमने ली है। ठीक है, अब एक जिसकी बात करते हैं। तो लेकिन जो हमारे संविधान की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। गाइज ये ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली है, अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा जो ली है वो कहाँ से ली है,
आपको ये याद रखना है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से रखी। एक बार मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा बोल देता हूँ कि जो प्रस्तावना है उसका जो स्वरूप है हमने अमेरिका से लिया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। इसके बाद की बात करते हैं, तो विश्व में सबसे पहले अपनी रचनाओं में जो प्रस्तावना का प्रयोग किया वो प्लेटो ने किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि सबसे पहले प्रस्तावना किसने यूज़ की थी अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तकों में, तो आप बोलोगे प्लेटो के माध्यम से। यानी प्लेटो एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है राजनीति का, उन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर जो है विश्व के अंदर प्रस्तावना का प्रयोग किया। तो गाइज ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी जानने को मिलेंगे। अब देखिए आगे की बात, प्रस्तावना का उल्लेख सबसे पहले 1919 में किया गया था। देखिए अब मैं बताऊं कि भारत के अंदर किसी सरकारी दस्तावेज में जो सबसे पहले उल्लेख किया गया प्रस्तावना का, तो वो किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब बोलोगे कि प्रस्तावना जो है उससे पहले हमारे संविधान या फिर कहें किसी भी एक सरकारी दस्तावेज में प्रस्तावना का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसीलिए प्रस्तावना का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया, यूज किया गया, या जिसको शब्द का परिचय हुआ, वो प्रस्तावना का परिचय हुआ हमारे भारत के अंदर 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर। इसके बाद की बात करते हैं हम, तो ये हमारे देश की प्रस्तावना है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, जरूर आपको याद होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को ये रट जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु एक ऐसा देश होता है गाइज जो अपने देश के फैसले स्वयं लेता है। तो हम स्वयं लेने वाला जो फैसले अपने खुद के, वो संप्रभु कहलाता है। और समाजवादी वह व्यक्ति होता है या फिर वह विचार है समाजवाद जिसके अंदर सभी को बराबर करने की बात की जाती है बिना किसी भेदभाव के। तो हमारा देश कैसा है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनने के लिए इसमें बात की गई है। साथ ही उसके साथ सभी नागरिकों को, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है हमारे संविधान के अंदर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए बात की गई है। यानी ये सब चीजें तो हम संविधान में पढ़ते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में तारीख भी लिखी है कि कब इसको स्वीकार किया गया था, कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसे हम स्वीकार करते हैं, आत्मसमर्पित कर सकते हैं या करते हैं। यानी हमारे पूरी की पूरी प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। और ये सारी की सारी बातें हमें पता चली कि किस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर है। तो गाइज इसको एक बार आप फिर दोबारा इसे पढ़ना या फिर समझने की कोशिश करना, मैं तो यही आपको राय दूंगा। अब देखिए गाइज, प्रस्तावना किसी दस्तावेज के आरंभ में अभिव्यक्त वह कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है। यानी किसी भी दस्तावेज के आरंभ में जो एक पेज होता है, जैसे आपने देखा हो कोई भी आप वस्तु खरीदते हो, मोबाइल लेते हो या मिक्सी, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी, तो उसके साथ में आपको एक मैनुअल गाइड जो है मिलती है जिससे हम उसको चलाना सीख सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो प्रस्तावना है वो किसी भी संविधान का, किसी भी दस्तावेज का क्या होता है, मैनुअल गाइड होती है जिससे हम उसको कंडक्ट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो यही बात इसमें लिखी है। तो हम प्रस्तावना को गाइज 3 आधारों पर समझ सकते हैं। पहला जो आधार है आपका वो है, प्रस्तावना को हम संविधान के स्रोतों के माध्यम से समझ सकते हैं, स्वरूप से और उद्देश्यों से। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम अब संविधान को समझने का प्रयास करते हैं, संविधान सभा को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमने बात की थी संविधान के स्रोत के माध्यम से। तो संविधान के स्रोत के माध्यम से यानी पूरे संविधान का स्रोत क्या है, कहाँ से आया है ये पूरा संविधान। तो आप बोलोगे कि ये पूरा संविधान तभी बने हुए है क्योंकि इसमें लोगों की आस्था है। यानी संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग का अर्थ संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत जनता है। यानी आपको संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान का जो पूरा स्रोत जानना है तो आप उसको जान सकते हो संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो हम भारत के लोग हैं उससे भी समझ सकते हो बेसिकली है क्या चीज़। और इस संविधान को भारत की जनता सकारात्मक अपनी शक्तियां सौंपती है, सारी शक्तियां जो भी उनकी सकारात्मक हैं
वो सब सौंप देते हैं हम अपने संविधान को, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। ठीक है, इसके बाद हम इसके स्वरूप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब देखिए, स्वरूप के माध्यम से मतलब संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, यानी हमारा जो देश है वो संपूर्ण यानी पूरा प्रभुत्व कह लीजिए या प्रभुसत्ता कह लीजिए, बात एक ही है। का अर्थ है वह देश जो अपने सभी फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के लेता है, तो हम ऐसे देश को संप्रभु या प्रभुत्ता संपन्न देश कहते हैं। गाइज, ये शब्द कहीं पर प्रभुता भी लिखा मिल जाता है आपको, प्रभुत्व संपन्न भी मिल जाएगा या संप्रभुता मिल जाएगा, तो आप इसको समझ लेना कि इसका अर्थ होता है जो फैसले अपने अंदरूनी और बाहरी बिना किसी के दबाव के लेता हो, ऐसे देश को हम संप्रभुता संपन्न देश कहते हैं। तो गाइज, इससे भी समझ सकते हैं कि हमारा देश स्वरूप से ही पता चल जाएगा कैसा है, जो अपने खुद के फैसले और बाहर के फैसले वो अपनी मर्जी से लेता है। तो हम इसको इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। निरपेक्ष भी है, आप सभी को पता है, पंथ निरपेक्ष इज इक्वल टू धर्मनिरपेक्ष होता है। फिर लोकतंत्रात्मक हमें हमारा स्वरूप पूरे जो भारत का है वो लोकतंत्रात्मक है, यानी पूरे भारत के अंदर सभी को बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, सारे के सारे राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। शासन जो है जनता के द्वारा संचालित होता है और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। इसके बाद गणतंत्र राज्य या फिर कहें गणतंत्र, तो एक ऐसा देश है भारत जहां पर सर्वोच्च पद का भी चुनाव होता है। यानी आपसे पूछे कोई लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है, तो बेसिकली अंतर जो है लोकतंत्र और गणतंत्र में सिर्फ इतना है, जिसने ये लाइन समझ ली वो लोकतंत्र और गणतंत्र में आसानी से अंतर कर सकता है। अर्थात एक ऐसा देश जहां देश का सर्वोच्च पद का भी चुनाव होता हो, वह वंशानुगत ना हो, तो ऐसे देश को हम गणतंत्र की संज्ञा देते हैं, जैसे भारत, यूएसए आदि। लेकिन हम बात करें यूके की यानी ब्रिटेन की, तो वो गणतंत्र नहीं है। भले ही लोकतंत्र क्यों ना हो, लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर आज भी देश का सर्वोच्च पद राजा रानी है और वो वंशानुगत है। ठीक है गाइस, तो अब मैं बता रहा था भारतीय संविधान को हम 3 माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरा है इसके उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंदर आपका आएगा न्याय। हमारा संविधान का जो उद्देश्य है वो न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो ये न्याय दिलाना हमारे संविधान का उद्देश्य है। स्वतंत्रता, तो भारत के नागरिकों को सकारात्मक पूर्ण व्यवस्था की गई है जो है स्वतंत्रता की, यानी पूरी की पूरी स्वतंत्रता की स्वतंत्रता है, लेकिन वो सारी की सारी सकारात्मक होनी चाहिए। ये नहीं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की मांग करने लगे भारतीय संविधान के माध्यम से भारत के नागरिक। और ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। ऐसी समानता, जिसको हम समता के नाम से भी जानते हैं, तो भारत के सभी नागरिक जो है समानता का अधिकार प्राप्त करते हैं, और इसका पूरा का पूरा प्रावधान हमने अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। ये भी भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। साथ ही हम बात करते हैं बंधुता की। बंधुता भी हमारे देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिक आपस में भाईचारा रखें। फिर व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा क्या है कि को भारतीय संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी मेरी गरिमा मतलब मेरी खुद की इज्जत, मेरी खुद की भावनाएं, उनको भी हमने अपने संविधान के अंदर जो है जगह दी है। इसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता की सुरक्षा करना नागरिकों व सरकार का प्राथमिक दायित्व होगा, यानी हमारे देश की और हमारी पूरे इस भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना हमारे देश की नागरिकों का और सरकार का सबसे पहला दायित्व है। तो यानी हमारे देश एक यूनिटी वाला देश है, जिसको बनाए रखना आपकी, मेरी और इस पूरी भारत की सरकार की, सभी की जिम्मेदारी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि प्रस्तावना को लेकर के विवाद नहीं हुआ है, प्रस्तावना को लेकर के भी समय समय पर विवाद हुए हैं। तो 2 विवाद आपको याद रखने हैं। एक है बेरुवारी बनाम संघवाद, बेरुवारी बनाम संघवाद विवाद जो 1960 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी इस फैसले के माध्यम से ये कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो ये याद रखना है, ये भी पेपर में कई बार आया कि इस माध्यम से जो है प्रस्तावना को लेकर के विवाद हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने कब कौन सा फैसला सुनाया। तो ये गाइज आपको जरूर याद रखना है।
इसके बाद बात करते हैं, दूसरा जो विवाद उठा वो उठा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये तो खैर ये समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण विवाद है संविधान को लेकर के, जो इसको दूर किया गया था। 42वां संविधान संशोधन भी आपने सुना होगा। ये बहुत सारी चीज़ों में इसका जो है कॉन्फ्लिक्ट मिलता है देखने को, तो इसको आपको जरूर याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये विवाद हुआ था 1973 में। इसमें क्या कहा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो फैसला सुनाया था 1960 में, उसको बदल दिया। इसमें उन्होंने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो प्रस्तावना है संविधान की वो संविधान का भाग है, और इसीलिए संविधान के संपूर्ण भाग की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो यानी दो चीज़ें याद रखनी है गाइज आपको, बेरुवारी बनाम जो है संघवाद और केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो इस चीज़ को याद रखना है। इन दोनों विवादों के अंदर प्रस्तावना को काफ़ी ज़्यादा संशोधित करने का प्रयास किया गया था। अब देखिए फिर एक भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन आपको याद रखना है कि संशोधन भी एक ही बार हुआ है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन हुआ, जो 42वें संविधान संशोधन के नाम से मशहूर है। आप सभी को पता है कि गाइज ये जो संशोधन है, इस संशोधन को पूरे भारत के संविधान में मिनी संविधान भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो मैं आपको बता रहा था कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और बंधुता, ये तीन शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए। बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। गाइज पंथ निरपेक्षता भी धर्मनिरपेक्षता ही है, ठीक है। शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। तो गाइज 42वां संविधान भी बहुत जरूरी है, आपको ये जो संशोधन है याद रखना पड़ेगा। अब देखिए गाइज और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं इस वीडियो के, वो ये हैं कि के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ऐसे ही N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने क्या कहा है, हमारे संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यानी हमारे जो दीर्घकालीन सपने हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका विचार ही हमारी प्रस्तावना है। फिर अगला है ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने संविधान की आत्मा तथा कुंजी कहा है प्रस्तावना को। ऐसे ही पंडित नेहरू, इन्होंने भारतीय संविधान का हृदय कहा है प्रस्तावना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, ये इसका लास्ट था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।